नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों अपन कर रहे थे एनसीईआरटी और आरबीएससी के महत्वपूर्ण प्रश्न। इस कड़ी में अपन ने 60 प्रश्न कर लिए हैं। आज 61 से लेकर के 65 तक प्रश्न करेंगे। उसके बाद दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों पर चर्चा करेंगे। फिर दोस्तों इसमें जो फैक्ट आएंगे 5 क्वेश्चन में, उन फैक्टों के अपन चर्चा करेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने है स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन से अधिगम सिद्धांत में उद्दीपक उद्दीपक के बीच साचर्य होता है? निम्नलिखित में से कौन से अधिगम सिद्धांत में उद्दीपक उद्दीपक यानी स्टिमुलस स्टिमुलस के बीच साचर्य होता है? प्रेक्षणात्मक अधिगम, प्राचीन अनुबंधन, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, अव्यक्त अधिगम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत। इवान पेट्रोविच पावलोव का जो सिद्धांत था उसमें दोस्तों उद्दीपक उद्दीपक के बीच क्या होता है? साचर्य स्थापित होता है, भोजन प्लस घंटी। तो दोनों ही क्या है दोस्तों? उद्दीपक है। तो उद्दीपक उद्दीपक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर। बालकों के सामने अनुकरणीय व्यवहार करना उक्ति अधिगम के किस सिद्धांत से संबंधित है? यानी बालकों के सामने अनुकरणीय व्यवहार करना उक्ति किस अधिगम सिद्धांत से संबंधित है? प्रेक्षणात्मक अधिगम, प्राचीन अनुबंधन, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, अव्यक्त अधिगम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, प्रेक्षणात्मक अधिगम। नेक्स्ट देखिए दोस्तों 63 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा अधिगम सिद्धांत संज्ञानात्मक सिद्धांत पर आधारित है? प्रेक्षणात्मक अधिगम, प्राचीन अनुबंधन, अव्यक्त अधिगम या क्रिया प्रसूत अधिगम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, अव्यक्त अधिगम। टोलमैन वाला अव्यक्त अधिगम दोस्तों, ये अभी अपन चर्चा भी करेंगे, नीचे इसके बारे में थ्योरी भी पढ़ेंगे। 64 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर। लर्निंग हेल्पलेस अधिगम असहायतापन का संप्रत्यय किसने दिया था? लर्निंग हेल्पलेस कॉन्सेप्ट किसने दिया था? सेलिंगमैन, मायर, दोनों या अल्बर्ट बांडुरा? तो दोस्तों लर्निंग हेल्पलेस अधिगम असहायतापन का कॉन्सेप्ट दिया था सेलिंगमैन और मायर ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अभी दोस्तों नीचे आपको मैं दिखा भी दूंगा कि लर्निंग हेल्पलेस क्या होती है, अधिगम असहायतापन क्या होता है, नीचे थ्योरी भी अपन देखेंगे। 64 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर। अल्बर्ट बांडुरा ने प्रेक्षण अधिगम के 4 महत्वपूर्ण तत्व बताए। तो अल्बर्ट बांडुरा ने प्रेक्षण अधिगम के 4 महत्वपूर्ण तत्व कौन से बताए थे? तो ऑप्शन आपके सामने है स्क्रीन पर, आप उत्तर देखकर चयन कीजिए। तो देखिए, अभिप्रेरणा, पुनर्बलन, स्मृति, अनुकरण। बी है स्मृति, ध्यान, अनुकरण, पुनर्बलन। सी है अवधान, स्मृति, अनुकरण, अभिप्रेरणा। डी है अनुकरण, स्मृति, अधिगम, वृद्धि और पुनर्बलन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवधान, स्मृति, अनुकरण और अभिप्रेरणा। अब चलिए दोस्तों इनसे संबंधित महत्वपूर्ण थ्योरी देख लेते हैं, इन सिद्धांतों से संबंधित। तो देखिए, ये देखिए दोस्तों अधिगम का अव्यक्त सिद्धांत, इसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। तो देखिए, अव्यक्त अधिगम में नया व्यवहार सीख लिया जाता है किंतु व्यवहार प्रदर्शित नहीं होता जब तक कि उसे पुनर्बलित नहीं किया जाता। और ये सिद्धांत दिया था दोस्तों टोलमैन ने, और ये संज्ञानात्मक पर आधारित है, यानी संज्ञानात्मक सिद्धांत पर आधारित है। टोलमैन ने दोस्तों 2 चूहों के समूह लिए थे और एक भूल भुलैया में छोड़ दिया। अब भूल भुलैया क्या होती है दोस्तों? ऐसे ऐसे दोस्तों रास्तों वाली, ठीक है, जिसमें सभी रास्ते दोस्तों बाहर निकलते हो। तो अब देखिए, एक भूल भुलैया को लिया और अंत में क्या रख दिया? भोजन रख दिया। और दूसरे समूह को दोस्तों कोई पुरस्कार नहीं दिया गया, यानी पहले समूह को क्या दिया गया? भोजन दिया गया। यानी यहाँ से चूहे दौड़े, यहाँ से दौड़ने के बाद दोस्तों जब वो भूल भुलैया से बाहर निकले इधर, तो कुछ चूहों के समूह को तो भोजन दिया गया, कुछ को नहीं। यानी ए और बी जैसे 2 समूह है, तो ए समूह को तो क्या दिया? पुनर्बलन। बी समूह को पुनर्बलन
नहीं दिया। तो यहाँ पर कहानी क्या हुई, जो ए समूह वाले चूहे थे ना, वो तो व्यवहार प्रदर्शित कर रहे हैं, यानी भागकर के बाहर निकल रहे हैं, भागकर बाहर निकल रहे हैं। इनमें गति भी देखी गई, क्योंकि इनको क्या मिल रहा था, पुनर्बलन मिल रहा था। व्यवहार करने के बाद क्या मिल रहा था, पुनर्बलन। और इधर दोस्तों जो बी समूह था वो क्या कर रहे थे, व्यवहार तो सीख गए थे, उनको पता था कि यहाँ से ऐसे ऐसे रास्ता है और ऐसे ऐसे बाहर निकलेगा, लेकिन ये व्यवहार का प्रदर्शन नहीं कर रहे थे। क्यों? क्योंकि इनको क्या नहीं मिल रहा था, पुनर्बलन नहीं मिल रहा था। तो यही अव्यक्त अधिगम सिद्धांत है। तो देखिए, एक समूह को भूल भुलैया के अंत में भोजन दिया गया और दूसरे समूह को पुरस्कार नहीं दिया गया। पहले समूह ने आरंभ से अंत तक रास्ता जल्दी खोज लिया, किंतु दूसरे समूह ने अधिगम का संकेत प्रदर्शित नहीं किया। बाद में जब दूसरे समूह के चूहों को भी पुरस्कृत किया गया, यानी भोजन दिया गया, तो वे भी भूल भुलैया के आरंभ से अंत तक उतनी ही तेजी क्षमता से दौड़ रहे थे जितने की पहले वाले। टोलमैन ने बताया कि दूसरे समूह जिन्हें पुनर्बलित नहीं किया गया था ने भूल भुलैया के मानचित्र को समझ तो लिया था और उसका संज्ञानात्मक मानचित्र विकसित कर लिया था। यह प्रश्न यहीं से था कि निम्न में से कौन सा अधिगम सिद्धांत संज्ञानात्मक सिद्धांत से संबंधित है, और मैंने 4 ऑप्शन बढ़ाए थे और उसमें से ये संबंधित है। तो देखिए, उसका संज्ञानात्मक मानचित्र विकसित कर लिया था कि ऐसे ऐसे रास्ता निकलेगा। उन्होंने अव्यक्त अधिगम का केवल तब तक प्रदर्शन नहीं किया था। अव्यक्त अधिगम का मतलब जो अधिगम सीख रखा है लेकिन प्रदर्शित नहीं कर रहे, उसे अव्यक्त अधिगम बोलते हैं। का केवल तब तक प्रदर्शन नहीं किया जब तक कि उन्हें पुनर्बलित नहीं किया गया, और पुनर्बलित करते ही उन्होंने क्या किया, अपना व्यवहार दिखा दिया। ठीक वैसे ही दोस्तों, स्कूल में भी बहुत सारे बच्चे होते हैं ऐसे जो सीख तो लेते हैं, ठीक है, और उन्हें संज्ञानात्मक क्षेत्र भी विकसित कर लेते हैं, लेकिन वो तब तक अपना व्यवहार प्रदर्शित नहीं करते जब तक उनको क्या नहीं दिया जाए, पुनर्बलन नहीं दिया जाए। तो यही है अव्यक्त अधिगम का सिद्धांत। नेक्स्ट देखिए, अधिगम असहायतापन। तो ये देखिए दोस्तों, अधिगम असहायतापन का कॉन्सेप्ट दिया था सेलिंगमैन तथा मायर ने सर्वप्रथम अधिगम असहायतापन की परिघटना को कुत्तों पर किए गए अध्ययन में पाया। इन्होंने दोस्तों कुत्तों पर एक अध्ययन किया था। उन्होंने कुत्तों के एक समूह को प्राचीन अनुबंधन विधि से ध्वनि तथा विद्युत आघात दिया, जिसमें ये कुत्ते किसी भी तरह से आघात से नहीं बच सकते थे। मतलब सिस्टम क्या था दोस्तों, कुत्तों का समूह लिया, जैसे इवान पेट्रोविच पावलोव ने अपना अधिगम का सिद्धांत दिया था कुत्ते पर, वैसे इन्होंने एक समूह लिया कुत्तों का। इन्होंने क्या किया, एक ध्वनि बजाई, ध्वनि बजाते ही कुत्तों को क्या दिया, विद्युत आघात दिया, झटके दिए बिजली के, ठीक है, सबको। बाद में क्या किया इन्होंने, एक टाइम ऐसा आया जब ये आघात है ये नहीं दिया, लेकिन जैसे इन्होंने ध्वनि बजाई तो कुत्तों ने ये चीज सीख ली थी कि अब हमें क्या दिया जाएगा, झटका दिया जाएगा। तो ये चीजें देखिए, सेलिंगमैन तथा मायर ने परिघटना को कुत्तों पर अध्ययन किया। कुत्तों का एक समूह प्राचीन अनुबंधन विधि से ध्वनि तथा विद्युत आघात दिया, जिसमें कुत्ते किसी तरह से आघात से बच नहीं सकते थे। इसके बाद उन्होंने कुत्तों को ऐसी परिस्थिति में रखा जिसमें कुत्ते ध्वनि के पश्चात पिंजरे के दूसरी ओर कूदकर विद्युत आघात से बच सकते थे। सेलिंगमैन तथा उनके साथियों ने पाया कि इस समूह के कुत्तों ने विद्युत आघात से बचने का कोई प्रयास नहीं किया और उन्होंने आघात सहन किया। दूसरे समूह के कुत्ते जिन्हें प्रथम परिस्थिति में नहीं रखा गया, वे ध्वनि की आवाज सुनते ही कूदकर बचने लगे। तो यह परिघटना मनुष्यों में भी पाई जाती है। लगातार असफलता के बाद व्यक्ति कार्य के प्रति अपने प्रयास छोड़ देता है, इसे ये अवसाद के कारण होता है और इसे ही अधिगम असहायतापन कहते हैं। अब दोस्तों अपन अपनी देसी भाषा में इसको समझते हैं। देखो, इन्होंने 2 कुत्तों के समूह लिए, एक तो ए एक बी। जो बी कुत्तों का समूह है इसको इन्होंने कुछ नहीं किया, वो बाहर है अभी। जो ए कुत्तों का समूह है इसको इन्होंने क्या किया, एक जगह फिट कर लिया इनको पिंजरे में और एक ध्वनि बजाई। ध्वनि बजाते ही इनको विद्युत आघात दिया। किसका झटका दिया, जैसे पिंजरे के विद्युत का तार ऐसे टच कर दिया तो सारे के सारों के ऐसे जलाट सा लगेगा कुत्तों के छौं के। तो जैसे ही ध्वनि बजती और ये लग जाता, इनके आघात लग जाता, ध्वनि बजती आघात लग जाता। ये सिस्टम चलता रहा काफी दिन तक। बाद में इन्होंने क्या किया, इन कुत्तों के विद्युत का आघात नहीं लगाया, पिंजरे का गेट खुला छोड़ दिया पूरा का पूरा, और इन्होंने क्या की, ध्वनि बजाई। और इधर बी वाले कुत्तों के समूह को भी पिंजरे में बंद कर दिया और
गेट खुला छोड़ दिया इनका, ठीक है, और पिंजरे में ये खुले हैं वैसे। और जैसे ही ध्वनि बजी तो कुत्ते क्या हुए, बी पिंजरे वाले तो भाग गए, ए वाले बिल्कुल नहीं भागे, क्योंकि इन्होंने सोचा कि बस हमारा तो सिस्टम यही है। वही बात दोस्तों, जब गाय के खूंटे को बांधने लग जाते हैं तो खूंटे के पास उसको बांधो ना बांधो लेकिन वो खड़ी रहेगी, वही सिस्टम इनके साथ हुआ। अब देखिए यही परिघटना अपने साथ होती है। अपने साथ क्या होता है कि अपन लगातार असफल होते हैं, लगातार असफल होते जाते हैं, तो बाद में क्या हो जाता है, हम आ जाते हैं अवसाद में, डिप्रेशन में आ जाते हैं, और हम क्या करते हैं बाद में, प्रयास करना ही छोड़ देते हैं। इसे ही अधिगम असहायतापन कहते हैं। आई होप आपके समझ में आ गया होगा अधिगम असहायतापन। अब देखिए दोस्तों, एक मैंने कॉन्सेप्ट बताया था आपको अल्बर्ट बांडुरा वाला, जो इन्होंने बेबी डॉल पर प्रयोग किए थे, यानी ए और बी दो समूह लिए थे और दोनों समूहों को फिल्म दिखाई गई। एक समूह को आक्रामक फिल्म दिखाई और दूसरे समूह को बहुत ही अच्छे संस्कारों वाली फिल्म दिखाई। बाद में क्या किया, ए और बी समूह के सामने बेबी डॉल रख दिए। जो ए समूह था इन्होंने क्या किया, जो बेबी डॉल थे उनके साथ आक्रामकता दिखाई, गुस्सा किया, उनको पीटा मारा, क्योंकि ये क्या देख कर आए थे, मार दाड़ वाली फिल्म देख कर आए थे। जैसे दोस्तों हम बच्चे होते थे, मूवी देखते थे, मूवी देखने के बाद उसमें मार दाड़ हुई तो अपने घर वालों के या छोटे भाई के बहन के डिशू डिशू कर ही देते थे बस। तो यही सिस्टम था, इन्होंने भी यही किया। लेकिन जो बी समूह था इनको अच्छी फिल्म दिखाई गई, संस्कार वाली दिखाई गई, तो इन्होंने क्या किया, बेबी डॉलों को प्यार किया और बहुत अच्छे तरह से उनको रखा। तो यानी अनुकरण के द्वारा सीखते हैं बच्चे। ये अल्बर्ट बांडुरा की थ्योरी थी। अब इन्होंने दोस्तों 4 तत्व बताए थे। ये 4 तत्व क्या है यहाँ पर आप देख लीजिए, यही चारों तत्व मैंने ऑप्शन में दिए थे। अवधान, प्रेक्षण विधि से सीखने के लिए सीखने वाले का मॉडल पर ध्यान देना आवश्यक है। उदाहरण के लिए टेलीविज़न या समाचार पत्र में देखकर हम उन्हीं व्यक्तियों के व्यवहार का अनुकरण कर सीखते हैं जिनका हमारा ध्यान जो हमारे ध्यान को आकर्षित करते हैं। अवधान का मतलब ये दोस्तों, जैसे अपन मूवी देखने गए तो वहाँ पर अपन सभी कैरेक्टर का तो अवलोकन नहीं करते हैं, या तो हीरो का करते हैं, हीरोइन का करते हैं, खलनायक का करते हैं, किसी एक का करते हैं जो हमारा ध्यान अट्रैक्ट करता है, ठीक है। फिर स्मृति, सीखने वाले को मॉडल ने क्या किया है उसका स्मरण रहना आवश्यक है। यानी अपन फिल्म देख कर आए हैं तो फिल्म की पूरी जो स्क्रिप्ट है वो अपने दिमाग में बैठ जानी चाहिए। उदाहरण के लिए किसी पकवान को देखकर बनाना सीखने के लिए उसके चरणों का स्मरण रहना आवश्यक है। जैसे हलवा बना रहे हैं, ठीक है, तो हलवा बनाने की जो पूरी जो रेसिपी होती है वो अपने दिमाग में होनी चाहिए। यदि नहीं है तो अपन कैसे बनाएंगे, तो वही सिस्टम है, स्मृति भी जरूरी है। अनुकरण, अधिगमकर्ता के लिए आवश्यक है कि उसको मॉडल की क्रियाओं को अनुकरण करने की योग्यता हो। एक 2 वर्ष का बालक किसी को जूते के फीते बांधते देखकर फीता बांधना तभी सीख सकता है जब उसके अनुकरण के लिए आवश्यक क्षमता उसके हाथों में हो। और ये पता नहीं प्रश्न कितनी बार आया होगा, एक छोटा बच्चा जूते के फीते बांधना सीख रहा है तो ये किससे संबंधित है, तो वो देख कर सीख रहा है, तो ये इसी अधिगम से संबंधित है। तो अनुकरण भी जरूरी है। नेक्स्ट देखिए अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा तो बहुत जरूरी है। अधिगम का राजमार्ग अभिप्रेरणा को सिकंदर महोदय ने बोला था, तो ऐसे नहीं बोला था, अभिप्रेरणा बहुत जरूरी है। अधिगमकर्ता में क्रिया करने की पर्याप्त इच्छा होना आवश्यक है। नृत्य को देखकर वही व्यक्ति नृत्य सीख पाते हैं जिनमें उसकी अभिप्रेरणा हो अथवा जिनसे उनके व्यवहार को अभिप्रेरणा मिली हो या अभिप्रेरित किया हो। तो ये 4 तत्व बताए थे इन्होंने, तो इन पे अपन ने चर्चा कर ली है। अब दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं जो आपको क्या करने हैं, लिखने हैं, याद करने हैं। आरटीई की स्थापना दोस्तों राजस्थान में, यानी आरटीई राजस्थान में कब लागू हुआ, तो 1 अप्रैल 2011 को लागू हुआ था। कब हुआ था, 1 अप्रैल 2011 को लागू हुआ था आरटीई। नेक्स्ट देखिए आरटीई भारत में कब लागू हुआ। राइट टू एजुकेशन भारत में कब लागू हुआ, जम्मू कश्मीर को छोड़कर, मैं बात कर रहा हूं जम्मू कश्मीर को छोड़कर, तो 1 अप्रैल 2010 को जम्मू कश्मीर को छोड़कर लागू हुआ। आरटीई संपूर्ण देश में कब लागू हुआ, अब मैं ऐसे बोल दूं संपूर्ण देश में कब लागू हुआ, और वहां यदि आपको ये डेट मिल जाए ना तो आप आंख मिच कर ये डेट कर देना। संपूर्ण देश का मतलब वो ये कह रहा है जम्मू कश्मीर को साथ ले रहा है। तो संपूर्ण देश में कब लागू हुआ या जम्मू कश्मीर में कब लागू हुआ, तो 31 अक्टूबर 2010 को, क्योंकि जम्मू कश्मीर है उसको दोस्तों राज्य से हटा दिया गया, मतलब राज्य का दर्जा है
वो उसका हटा दिया, 317 हट गई वहाँ, अब केंद्र शासित प्रदेश है और अब वहाँ पर ये धारा RTE लागू है 31 अक्टूबर 2019 से। नेक्स्ट देखिए डाइट की स्थापना कब हुई, तो 1988 में हुई। NCERT की स्थापना कब हुई, 1961 में हुई, ध्यान रखना ये डेट। बुदालियर आयोग की स्थापना कब हुई, 1952 में हुई, ठीक है। माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952। CCE की सिफारिश इसी ने की थी दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट देखिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्थापना कब हुई, 1985 में हुई। अभी दोस्तों राजस्थान पुलिस में ये प्रश्न आया था और ये प्रश्न दिया हुआ है कक्षा 8 भूगोल के अंदर, ठीक है, NCERT में। मानव संसाधन वाला 6 नंबर पार्ट है, उसमें पहली लाइन मैंने पढ़ाई थी, यही है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968। तो प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब लागू हुई, 1968 में लागू हुई थी और किसकी सिफारिशों पर, कोठारी आयोग के प्रतिवेदन पर आधारित है ये। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का संबंध दोस्तों प्राथमिक स्कूलों को बेहतर बनाने से है, ध्यान रखना। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का संबंध किससे है, प्राथमिक स्कूलों को बेहतर बनाने से, और ये दोस्तों 1968 की ही सिफारिश थी, ठीक है। और ये सुझाव था 1968 की शिक्षा नीति का, लेकिन ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड शुरू हुआ था 1987-88। तो ये भी डेट आपको ध्यान रखनी है कि ये शुरू कब हुआ था, 1987-88 में। नेक्स्ट है भारतीय शिक्षा में 10+2 प्लस ये 3 वाला सुझाव, ठीक है, यानी 3 साल का कॉलेज, 2 साल की 11वीं 12वीं 10वीं तक की शिक्षा। ये कोठारी आयोग से संबंधित है, किससे, कोठारी आयोग, 1964। नेक्स्ट देखिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की स्थापना कब हुई, तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की स्थापना 1957 में हुई थी और इसका दोस्तों मुख्यालय पहले तो था जयपुर और वर्तमान में इसका कार्यालय कहाँ है, अजमेर में है, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे और कुछ प्रश्न थे। आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।